हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एफएलटी 5 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्कशन से। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जितने भी दिए हुए बेंजीन है तो ये मुझे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, और आप ये याद रखना, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोल रहा है। बोलने का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर खींच रहा है बेंजीन। तो बेंजीन के पास में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद होगी वो इतना बढ़िया रिएक्ट करेगा। राइट, इलेक्ट्रोफाइल्स जो रहते हैं वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं। तो बेंजीन के पास अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, ये अच्छे से इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा अच्छी रिएक्शन होगी। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं rate is directly proportional to electron density on benzene। अब अगर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एक्टिवेटिंग इफेक्ट के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट की। ठीक है, देखिए हम लोग काफी सारे इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलने का मतलब है प्लस एम इफेक्ट, या फिर प्लस एच इफेक्ट, या फिर प्लस आई इफेक्ट। और डीएक्टिवेटिंग की बात है तो ये माइनस एम इफेक्ट हो सकता है, माइनस आई हो सकता है, एंड सो ऑन। राइट, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इफेक्ट्स लिखेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। सो पहले मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ बेंजीन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं है, मैं जस्ट नो इफेक्ट लिख दूंगा इसको। दूसरे में हम लोग देखेंगे ग्रुप CH3 ग्रुप है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये प्लस H इफेक्ट लगाएगा। तीसरे में हम लोग देख सकते हैं OCH3 ग्रुप है जिसके पास में लोन पेयर है, तो ये रेजोनेंस कर सकता है बेंजीन रिंग से, बेंजीन को रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं प्लस R, या फिर आप चाहो तो इसको प्लस M इफेक्ट लिख देता हूँ। और आखिरी वाले में आप देखेंगे CF3 ग्रुप। ठीक है, एक्चुअली CF3 ग्रुप का जो केस रहता है वो थोड़ा स्पेशल रहता है, बट ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेसिकली हम लोग को इसको इस तरह से समझना है कि माइनस ग्रुप है। ठीक है, तो इस अभी के लिए इसको मैं माइनस आई ग्रुप की तरह लिख देता हूँ। एनीवेज, अब अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो जैसे मैंने कहा था, जितना ज्यादा एक्टिवेटिंग इफेक्ट उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। तो मैं देख सकता हूँ कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहने वाला है, थर्ड के बाद सेकंड रहने वाला है, फिर फर्स्ट और सबसे लास्ट फोर्थ रहने वाला है। सो अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, सो ऑर्डर हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाएगी फोर्थ की। अब मैं ऑप्शन देख सकता हूँ यहाँ पे, और ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलेंगे हम। अब इस बार बात कर रहा है इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एल्कोहलिक KOH के प्रति। देखिए अच्छा सवाल है ये, क्या बोलना चाह रहा है इसको समझिए। एल्कोहलिक KOH जो रहेगा ये E2 रिएक्शन का इंडिकेशन है कि यहाँ पे E2 रिएक्शन कर रहे हैं। अब E2 रिएक्शन जब होती है तो आप इस चीज को समझना, E2 रिएक्शन एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड रहती है। जो भी रिएजेंट हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एल्कोहलिक KOH लिया, या फिर कभी हम लोगों ने NaNH2 लिया, या फिर कभी हम लोगों ने NaOCH3 लिया, तो जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस OCH3 NH2 माइनस, ये बेस बन के आता है और कार्बन, बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पे अटैक करता है। राइट, सो बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये एसिडिक नेचर ऑफ बीटा हाइड्रोजन के ऊपर बेस्ड रिएक्शन होती है E2 रिएक्शन। और हम लोग पहले एसिडिक स्ट्रेंथ देख चुके हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई इफेक्ट से बढ़ती है और प्लस आई इफेक्ट से कम होती है। ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे इसमें कि किससे रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो पहले वाले को अगर हम लोग देखेंगे, ये डेफिनेट सी बात है, ये बहुत कम रिएक्टिव रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, डबल बॉन्ड। देखिए ये तो बिल्कुल फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन ले जाना आसान नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 कार्बन होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। दूसरे की बात करूंगा तो दूसरा स्ट्रक्चर मैं एक बार अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O,
फिर आ जाएगा हमारे पास CH2Br। हाँ भाई, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डेल्टा प्लस चार्ज है, ये डेल्टा प्लस चार्ज ये C डबल बॉन्ड होके माइनस आई इफेक्ट की वजह से बढ़ रहा है। ठीक है, और वही मैंने बोला, जितना डेल्टा प्लस चार्ज बढ़ेगा उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। माइनस आई इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम लोग इस हाइड्रोजन को निकालना चाहेंगे क्योंकि ये हमारा बीटा हाइड्रोजन है, तो इसमें रेट अच्छा होने वाला है। दूसरा ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सो एक सिंपल केस है जहाँ पे CH3 CH2Br की बात की गई है, और मैं देख सकता हूँ कि ये भी रिएक्टिविटी तो शो करेगा, पर इसकी रिएक्टिविटी भी जितनी अच्छी नहीं रहेगी। अपार्ट फ्रॉम ये वाला रीजन जो मैंने बी के लिए जस्टिफाई किया, इसको एक और रीजन से हम लोग थोड़ा और बेटर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि जब यहाँ पे एलिमिनेशन होगा और एक डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनने वाला है, और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम अगेन स्टेबिलिटी को बढ़ाने वाला है। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि बी की रिएक्टिविटी ज्यादा है। और डी की बात करें अगर हम लोग, सो डी कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, और यहाँ बिल्कुल सिंपल सा केस है, आप देख सकते हैं कि ये जो डी वाला ऑप्शन है वो भी बी जितना स्टेबल प्रोडक्ट तो नहीं बनाएगा। प्रोडक्ट स्टेबल हो सकता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पे जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो ऑप्शन बी होने वाला है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। सो ये एक इजी क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से आप लोग से अगेन होना चाहिए था। सो पूछा जा रहा है एंजाइम पेप्सिन क्या करता है। सो पेप्सिन की अगर बात करें, पेप्सिन एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। ये बड़े पॉलीपेप्टाइड चेन्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली सो बेसिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे एंजाइम पेप्सिन की बात की जा रही है। अब ये जो पेप्सिन है वो एक प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है जो स्टमक में एसिडिक कंडीशन में वर्क करता है। ये एंजाइम जो रहता है ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स को ब्रेक करके छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव सवाल है जो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए काफी आसान होना चाहिए था। एंजाइम पेप्सिन की बात की गई है। सो एंजाइम पेप्सिन जो रहता है वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में ब्रेक करता है। लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स जैसे मैंने बोला वो प्रोटीन होते हैं, सो प्रोटीन्स को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में ब्रेक करता है। सो ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में ब्रेक करने का काम करेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चले तो न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर जॉइंट टुगेदर बाय। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए ये तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से पढ़ते ही हैं। हमारे पास में सबसे पहले एक होता है पेंटोस शुगर। ठीक है, इस तरह का पेंटोस शुगर रहता है जहाँ पे अलग अलग जगह पे ग्रुप जुड़े रहते हैं। यहाँ पे एक CH2 ग्रुप रहता है, यहाँ पे अगर हमारे पास में OH रहेगा, फिर दोबारा से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक इस तरह का OH रहेगा। ठीक है, और ये बेसिकली ये वाले कार्बन पे डिफरेंस आता है वो DNA का शुगर है कि RNA का शुगर है, इसलिए इस कार्बन को अभी मैं नहीं बनाता। अब ये जो है ये हमारा पेंटोस शुगर है। पेंटोस शुगर में जब हम लोग OH को हटा के एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। तो ये बेसिकली बस शो करने का तरीका है। ठीक है, ये सिंगल साइकिल भी हो सकता है, ये दो साइकिल का भी हो सकता है। बेसिकली ये प्यूरिन से pyrimidines में से कोई सा भी हो सकता है, वो अगेन दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो ये जो बना इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोसाइड। अब ये न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब हमारे फिफ्थ पोजीशन पे, देखिए यहाँ पे हमारा ये फिफ्थ पोजीशन था, तो इस पोजीशन पे जब एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है कुछ इस तरह से, अभी के लिए मैं इसको शो कर देता हूं, और यहाँ पे इसको बेस लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये जो बन गया है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो ये शुगर है, ये न्यूक्लियोसाइड है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड है। और जब ये न्यूक्लियोटाइड अब
जुड़ने लग जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड से, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं जिससे डीएनए और आरएनए बनते हैं। सो ये देखिए, अब यहां से इस वाले से आपका लिंकेज होगा। सो ये लिंकेज कुछ इस तरह से होता है। और अगेन यहाँ पे वापस से हमारा शुगर आ जाएगा, इस तरह से आपका शुगर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली ये इस तरह से चलता रहेगा। मैं इसमें पूरा स्ट्रक्चर अभी बनाना नहीं चाहता, आपको बस ये समझना है कि यहाँ पे जो लिंकेज हो रहा है वो ये लिंकेज हो रहा है। तो ये नीचे वाला जो CH2 है ये किसी एक चेन को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे एक चेन रहा होगा आपका, और ये थर्ड वाले इस वाले OH से दूसरी चेन से लिंक हो रहा है। ये इस तरह से लिंकेजेस हो रहे हैं और ये चेन अपने आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये जो बॉन्ड बना है इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ठीक है, हम लोग ईस्टर बॉन्ड समझते ही हैं। तो ये एक तरह का ईस्टर बॉन्ड है, P डबल बॉन्ड हो और OR ग्रुप, ये फॉस्फो ईस्टर बोल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दो ईस्टर है, तो जस्टिफाइड इस तरह से रहता है कि इसको फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो C ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है, पहले आप इस रिएक्शन सीक्वेंस को आप अच्छे से समझें। हम लोग को PCl5 दिया गया है और आप ये चीज समझो PCl5 का काम क्या रहता है। जनरली PCl5 का काम रहता है ROH को RCl में कन्वर्ट करना। मतलब ये सिंगल OH बॉन्ड को ब्रेक करके उसकी जगह पे क्लोरीन लगाता है, एक अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट बोला जाता है। पर अगर हमारे पास में OH बॉन्ड नहीं है तो ये C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करने की भी क्षमता रखता है। ये PCl5 C डबल बॉन्ड O को कुछ इस तरह से ब्रेक करके 2 Cl लगाने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी की बात करें तो प्रायोरिटी तो सिंगल बॉन्ड O की रहेगी। अगर सिंगल बॉन्ड O नहीं है तो डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके भी 2 Cl लगाने की क्षमता रखता है PCl5। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो रिएक्शन सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 से, और इसके ऊपर हम लोगों ने यूज किया हुआ है PCl5। जैसे मैंने बोला यहाँ पे एक OH बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे एक OH बॉन्ड नहीं है, तो C डबल बॉन्ड O के ऊपर अटैक करके 2 Cl लगाने वाला है। तो ये बन जाएगा CH3, ये C यहाँ पे 2 Cl में इस तरह से शो कर देता हूँ, और ये हो गया NH2। ठीक है, तो ये जो है हमारा प्रोडक्ट A बन चुका है। ये हम लोगों ने A को यहाँ पे शोकेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से वापस से दो अलग अलग रास्ते चुने गए। पहले में तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहा है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करने का मतलब है ये दो Cl को हटा के दो OH जोड़ने वाला है, और अगर ये दो Cl को हटा के दो OH जोड़ेगा तो एक sp3 कार्बन पे दो OH ग्रुप रह जाएंगे जो अनस्टेबल रहते हैं, और ये वापस से डिहाइड्रेट करके C डबल बॉन्ड O बना देंगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं अपने आप को वापस से, मैंने क्या बोला है। जब मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये दो Cl हट जाएंगे, ये दो Cl की जगह पे दो OH ग्रुप जुड़ जाएंगे। एक sp3 कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, ये डिहाइड्रेट करके दोबारा से C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलने का मतलब है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पे हम लोग को ये प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलना क्यों पड़ा ये भी आप समझ जाइए। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किया जाता तो एक अमाइड बॉन्ड है, और अमाइड बॉन्ड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, इसीलिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं लिखा गया, बिकॉज हम लोग इस NH2 को वापस से रिटेन करना चाहते थे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग द लॉजिक। अब रिडक्शन की बात की है, और रिडक्शन की बात की है तो हम लोग जानते हैं कि ये जो हेलोजेंस है इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल नहीं है। मेटल प्लस एसिड से ही रिड्यूस किया जा सकता है, H2 प्लस PD से रिड्यूस किया जा सकता है, बहुत सारी चीजों से रिड्यूस किया जा सकता है। सो बेसिकली हम लोग को तो कंसेप्ट पे स्टिक करना है। सो जब हम लोग इसका रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो क्लोरीन ग्रुप्स है ये हट जाएंगे और उनकी जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो रिडक्शन से हमारे पास में CH3 CH2 NH2 ये फाइनल मॉलिक्यूल आएगा। सो मैं देख सकता हूँ ये वाला प्रोडक्ट हमारा B रह जाएगा वापस से, बिकॉज पार्शियल हाइड्रोलिसिस से आया है, और ये वाला हमारा C हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। सो जैसा है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात की जा रही है, फंक्शनल ग्रुप, तो B वाले के अंदर अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है और C वाले के अंदर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है। लास्ट एफएलटी में भी हम लोगों ने एक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछा था। तो दोबारा से ये देखिए, इस बार हम लोग 3 डिग्री अमाइन को नेम करना चाह रहे हैं। 3 डिग्री अमाइन को नेम करना चाह रहे हैं और इस मॉलिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। बोलने का मतलब है हम लोग जो चेन सिलेक्शन करने वाले हैं वो चेन सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को अगर मैं एक बार अच्छे से बना दूं तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं देख सकता हूं कि राइट हैंड साइड पे टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 कार्बन है और ऊपर साइड पे 1 कार्बन है। बोलने का मतलब है राइट हैंड साइड वाला जो है वो मेन चेन बनने वाला है और बाकी 2 साइड चेन बनने वाले हैं। तो हम लोग साइड चेन की नेमिंग कर लेते हैं। ये साइड चेन हमारे पास हो जाएगा मिथाइल। ये साइड चेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा हुआ मेन चेन। ठीक है, दिस इज आवर मेन चेन। और अमाइंस की बात करें तो ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। बोलने का मतलब है आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप इस कार्बन को 1 पोजीशन दे रहे हैं। आप 1 पोजीशन किसी एक पर्टिकुलर एंड को ही देंगे, पर आप नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि लोवेस्ट पोजीशन देना चाहेंगे आप नाइट्रोजन वाली साइड को। इसलिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहां से 1 2 3 4। अब चलिए इसका नाम लिख देते हैं हम लोग। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन मिथाइल, ये नेमिंग कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद में एन प्रोपाइल, दूसरा साइड चेन नेम कर दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में 4 कार्बन है तो हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटेन 2 अमाइन, बिकॉज सेकंड साइड जो है उसके ऊपर एन ग्रुप अटैच्ड है। सो ब्यूटेन 2 अमाइन यही सही आंसर रहने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं। सो मैं देख सकता हूँ ऑप्शन 2 जो है 2 ब्यूटेनामाइन, जैसे हम लोग को पता है कभी कभी 2 ब्यूटेनामाइन भी लिखा जा सकता है या ब्यूटेन 2 अमाइन भी लिख सकते हैं, तो बात एक ही है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में जाएंगे। फिर से बढ़िया सवाल पूछा है। ये एक फेमिलियर रिएक्शन है जो आप लोग पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को आप देखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में, जहां पे रिएक्शन क्या हो रही है पहले इसको समझ लीजिए आप। सो आरसीएन को आर डैश एमजीएक्स से रिएक्ट करवाते हैं तो एक एडक्ट बन जाता है कुछ इस तरह से, आर सी आर डैश सी एन माइनस एम जी एक्स। ठीक है, होप अब ये चीज याद आ रही होगी। और फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है H3O प्लस से। सो जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और आपके पास बन जाता है कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। और जो बचा हुआ रहेगा, बचा हुआ हमारे पास में रह जाएगा MgNH2x। ये हमारा साइड प्रोडक्ट आ जाएगा। सो ये रिएक्शन हम लोग वापस से यहाँ पे कराना चाह रहे हैं। और बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ साइनाइड ग्रुप से मतलब है। जो रिएक्शन हो रही है वो साइनाइड की रिएक्शन हो रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइनाइड को हम लोग कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। और मैं देख सकता हूँ केवल एक ही ऑप्शन है जिसको साइनाइड, जिसमें साइनाइड को कीटोन में कन्वर्ट किया गया है, ये ऑप्शन बी, और यही सही आंसर रहने वाला है। अगले में अगर बात करें सो अगेन ये एक ठीक सवाल है जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन यूज किया है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यूज किया है, नॉट जस्ट कीटोन। हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा है इस तरह का रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस NH2Z। ठीक है, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया इटसेल्फ। सो जब ये रिएक्शन होता है तो हमारे पास में कुछ इस तरह का चीज बन जाता है सी डबल बॉन्ड NZ। ठीक है, आई होप ये वाली बहुत फेमस रिएक्शन है जिसके अंदर हम लोग 2,4-DNP टेस्ट भी पढ़ते हैं। सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोल वाला चीज भी यहीं पे डिस्कस किया जाता है। सो उसी तरह का रिएक्शन है। अब वापस से दोबारा से हम लोग इसको देखें तो इस मॉलिक्यूल को बना लिया जाए। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा सी डबल बॉन्ड O है जिस पर रिएक्शन होने वाला है और CH3NH2 है। सो ये CH3NH2, मैंने इसके 2 हाइड्रोजन अच्छे से शोकेस कर दिए हैं बिकॉज यहीं से कपलिंग होने वाली। तो सबसे पहले में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले में रिएक्शन होगा और ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, वही बात है, ये NZ वाली बात है। तो हाइड्रोजन हटा दिए दो हम लोगों ने, वाटर H2 हटा दिया। सो ये H2 यहाँ से हट के रिएक्शन हुआ था बेसिकली, एक शॉर्ट ट्रिक की तरह अगर इसको देखा जाए तो ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में LiLH4 और वाटर लिया है, वो क्या करता है, वो तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट है। सो वो इस डबल बॉन्डेड सिस्टम को रिड्यूस करके एक सिंगल बॉन्डेड सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा LiLH4। LiLH4 की जो वर्किंग रहेगी वो इस साइड पे रहेगी, इस साइड पे LiLH4 अपना वर्क करेगा। और ये फाइनल आंसर आने वाला है, तो मैं देख सकता हूँ दोबारा से ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो रहेगा वो मेरे लिए करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट की बात करेंगे, और ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोलिसिस के प्रति इनकी रिएक्टिविटी बताएं। किनकी रिएक्टिविटी बताएं? COCl की रिएक्टिविटी बताएं। बिकॉज बेंजीन जो रहेगा वो डायरेक्टली H2O को या OH माइनस को अपने ऊपर आसानी से रिएक्ट नहीं करने देगा। देखिए इस मॉलिक्यूल को आप समझिए, ये COCl है, इसका हाइड्रोलिसिस अगर हम लोगों ने किया तो ये COCl COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पूरा मॉलिक्यूल नहीं बना रहा हूं, जो रिएक्टिविटी की साइट है आपको उसको समझना है। और रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, सो ये तो बड़ा ही सिंपल सा एक कंसेप्ट है। कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की। अगर आप ये कार्बोनिल कंपाउंड देखें, COCl की बात कर लेते हैं हम लोग, सो इस पे जितना डेल्टा प्लस चार्ज बढ़ेगा, वाटर के इसके ऊपर अटैक करने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ेंगे और उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। कंसेप्ट ये आ रहा है। अब डेल्टा प्लस चार्ज कैसे बढ़ाया जाएगा? बेंजीन के द्वारा जो इफेक्ट लगाया जा रहा है उस पर डिपेंडेंट रहेगा हमारा आंसर। सो बेसिकली वही कंसेप्ट है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट यही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का कंसेप्ट यही है। बेसिकली किसके ऊपर? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले वाले में हम लोग देखेंगे बेंजीन में, यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं नो इफेक्ट, क्योंकि सिर्फ बेंजीन है। अब ये बेंजीन सारे में कॉमन है, मैं नो इफेक्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस होगा। मैं उसी इफेक्ट को देखना चाह रहा हूँ जिससे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे जितने भी हैं सबके अंदर बेंजीन है, इसलिए मैं इसको सिर्फ नो इफेक्ट अभी लिख दे रहा हूँ। अब NO2 ग्रुप को देखें तो NO2 ग्रुप तो बहुत बढ़िया ग्रुप है, -M या -R ग्रुप है। ठीक है, -M या -R ग्रुप है, तो ये तो रिएक्टिविटी को एनहांस करेगा। आप CH3 को देखेंगे तो CH3 हमारा +H ग्रुप है, और आप CHO को देखेंगे तो ये भी -M ग्रुप है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, इफेक्ट सारे लिख दिए। तो बोलने का मतलब ये है कि सबसे बढ़िया रिएक्टिविटी या तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 4 में रहेगी। अब मैं GOC पढ़ के आ रहा हूँ और मुझे इतना तो आइडिया है कि NO2 का जो -M इफेक्ट रहता है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल -M इफेक्ट है। बोलने का मतलब है NO2 के द्वारा लगाया गया ये -M इफेक्ट सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी को बढ़ाने वाला है। सो सबसे बढ़िया रिएक्शन यहाँ पे ऑप्शन 2 में होने वाला है। ऑप्शन 2 के बाद हम लोग ऑप्शन 4 ले सकते हैं। अब अगर हम लोग ऑप्शन 1 और 3 में कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन 3 तो रिएक्टिविटी को और कम कर रहा है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डेल्टा प्लस चार्ज को बढ़ा नहीं रहा है, डेल्टा प्लस चार्ज को कम कर रहा है। सो इसलिए नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा 1, और लास्ट वाला जो रहेगा ऑर्डर में ये रहने वाला है 3। ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग इसके ऑप्शंस। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहना चाहिए। अगले सवाल की ओर चले तो ये एक बढ़िया सवाल है, ये नीट में पूछा गया एक सवाल है, एक नीट का PYQ है, मुझे जहां तक ये याद आता है। बड़ा ही कॉमन है, मेरे हिसाब से काफी लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। पर देखिए क्या बेसिकली बोलना चाह रहा है, तो इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH को हम लोग PBr3 से ट्रीट कर रहे हैं, PBr3 से ट्रीट कर रहे हैं, तो हमारे पास में C2H5Br बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको एल्कोहलिक KOH से ट्रीट कर रहे हैं, मतलब हम लोग इसको E2 रिएक्शन करवा रहे हैं, और इस मॉलिक्यूल पे E2 रिएक्शन होगा तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज 2 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो यही एक पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड बनाने की। ठीक है, बेसिकली ये क्या हो गया, ये हमारा Y हो गया जो मैंने बनाया यहाँ पे। अब इसको समझिए, आखिरी वाला जो स्टेप रहता है, यहाँ पे बच्चे जनरली थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। इसने H2SO4 बोला है, प्योर H2SO4 बोला है,
डाइल्यूट H2SO4 नहीं बोला है, बच्चे डायरेक्टली OH जोड़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो पहले आप इसके अंदर H2SO4 जोड़े, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। सो यहाँ पे जब मैं H2SO4 जोड़ूंगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे चलिए इसको बना लेते हैं। एक जगह पे आप देख सकते हैं OSO3H और दूसरी जगह पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये अभी हमारा प्रोसेस होगा, सबसे पहली बात। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे H2O और हीट किया है, H2O और हीट किया है तो कुछ नहीं किया। ये OSO3H ग्रुप जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखिए लिविंग ग्रुप अच्छा हो रहता है जो नेगेटिव चार्ज को लेके स्टेबलाइज कर दे। जब ये OSO3H मॉलिक्यूल से बाहर जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके तो इसके पास में रेजोनेंस का सपोर्ट रहेगा। ये एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हटाना मुश्किल नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वाटर के साथ थोड़ा सा हीट किया है। तो वाटर के साथ थोड़ा सा हम लोगों ने हीट किया है, तो कुछ नहीं, बेसिकली इस OSO3H को हटाना है और उसकी जगह हम लोग को OH ग्रुप जोड़ना है। ये लीजिए, बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट जो है वो Z है। अब क्या गलती होती है स्टूडेंट से, यहाँ पे मैं उस चीज को डिस्कस करना चाहता हूँ। सो आप लोग Y तक तो प्रोडक्ट बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है H2SO4 रूम टेम्परेचर पे, बच्चे जनरली वहीं पे OH लगा के ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। बोलने का मतलब है कि आप बहुत सारे लोग ये वाला प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप में बना लेते हैं और जब हीटिंग देखते हैं तो उनको लगता है कि इवन रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये वापस से डबल बॉन्ड बना रहा है। सो यहाँ पे चांसेस रहते हैं स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करके इस वाले को सही ऑप्शन टिक करके आए, जो गलत है। एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो ऑप्शन ए सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे। एन ब्यूटाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एन ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन। इसको मैं C4H9 करके लिख सकता हूँ, C4H9 Mg, और साथ में क्या दिया हुआ है, आयोडीन दिया हुआ है, और इसको हम लोग H2O से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पिछले एफएलटीज में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से या फिर हेलोजन से, सल्फर से, कुछ जनरल पॉइंट्स है ना, और भी चीजें हैं बट ये कुछ जनरली इनसे जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। और एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है तो यहाँ पे एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, और एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण जो प्रोडक्ट मुझे फाइनल मिलने वाला है वो C4H10। मिलने का मतलब है ये हमें अल्केन एज अ फाइनल प्रोडक्ट देने वाला है। सो हम लोगों ने एन ब्यूटाइल आयोडाइड यूज किया था और उसकी जगह जो मिलने वाला है वो हमें एन ब्यूटेन ही मिलने वाला है। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं रहने वाला, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड नेक्स्ट बेसिकली क्वेश्चन जो है ये वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर रहा है। इस बार इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहा है, बट इस बार इसने चेंज ये किया है कि इसने वाटर की जगह पे हेवी वाटर यूज किया। वाटर या हेवी वाटर आने से आप इस चीज को समझिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में अंतर होगा, प्रोडक्ट में अंतर नहीं होगा। ठीक है, हेवी वाटर का रिएक्शन थोड़ा स्लो होगा क्योंकि ओडी बॉन्ड जो रहता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है, उसको तोड़ना मुश्किल रहता है। बट जो रिएक्शन यहाँ पे H2O करता था वही रिएक्शन यहाँ पे D2O करेगा। बोलने का मतलब है आप इस रिएक्शन को इमेजिन करिए एज H2O, मतलब आप इसको एज नॉर्मल वाटर ट्रीट करिए और जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला था उसमें सिर्फ आप हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम को रिप्लेस करके अपना फाइनल आंसर दे दे। ठीक है, सो वही कंसेप्ट है बेसिकली। हम लोग यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले रहे हैं, C2H5 MgBr लिया जा रहा है, और इसके साथ हम लोग D2O का रिएक्शन कर रहे हैं। वही कंसेप्ट है, यहाँ पे भी एक प्रोटिक ड्यूटीरियम है बेसिकली। ठीक है, इस बार हम लोग इसको हाइड्रोजन नहीं बोल सकते, ड्यूटीरियम है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया रेट ऑफ रिएक्शन अलग होगा, रिएक्शन अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये ड्यूटीरियम C2H5 के साथ चले जाएगा। बोलने का मतलब है हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा C2H5D, और जो बचा हुआ रहेगा MgODBr। ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनने वाले हैं। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं और ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगले सवाल की ओर चलेंगे। सो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एक अल्कीन दिया हुआ है और उसको रिएक्ट कर रहे हैं HBr से,
और प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। बड़ा ही कॉमन सवाल है मार्कोनिकोव रूल का। मुझे याद आता है पिछले एफएलटी में हम लोगों ने मार्कोनिकोव विदाउट रीअरेंजमेंट दिया था और उसको मैंने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से एक्सप्लेन किया था। बट ये देखिए, यही डिफरेंस होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन और नॉर्मल मार्कोनिकोव में। यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीमर्क्यूरेशन नहीं है, नॉर्मल मार्कोनिकोव है, इसलिए पहले कैटायन बनाया जाएगा और फिर उसको रीअरेंज करके फाइनल प्रोडक्ट बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस रिएक्शन से। ये रिएजेंट मेरे को, ये बेसिकली सबस्ट्रेट बोलते हैं इसको। तो सबस्ट्रेट हम लोग को कुछ इस तरह से दिया हुआ है और साथ में CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब सबसे पहले इसके ऊपर H प्लस अटैक करेगा, जो H प्लस HBr से आया है। तो हम लोग एक कैटायन बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास कैटायन। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं शोकेस कर देता हूं। ठीक है, ये कैटायन हमारे पास सबसे पहले बन चुका है। अब ये ऑब्वियसली RDS था और कैटायन जब इंटरमीडिएट बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे होगा और रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। यह हाइड्रोजन उठ के पास वाली पोजीशन पर चला जाएगा, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का है और मिथाइल शिफ्ट के बाद जो कार्बोकेटाइन मिलेगा ये मिलेगा हमें 3 डिग्री का। ये लीजिए, ये बेसिकली कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और फाइनली Br जो रहेगा ये 3 डिग्री का है, सबसे स्टेबल है। सो Br माइनस इसी से अटैच हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट अगर हम लोग देखें तो इसको और थोड़ा अच्छे से बना सकते हैं हम लोग इसको। बेसिकली ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर सकते हैं और मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो मुझे दिखता है कि ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन बी के अंदर यहाँ पे एक CH3 होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, बट दैट इज अंडरस्टूड के यही बेसिकली बोलना चाह रहे हैं सवाल। सो ऑप्शन बी जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगले कंपाउंड की बात करें सो बोला गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें 2 OH ग्रुप अटैच्ड है एक कार्बन एटम से। पर कौन सा स्टेबल है? अभी वही बात जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था कि एक sp3 कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होता है। बट हमेशा होता है जरूरी नहीं है, कुछ कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं। तो पहले वाले केस में देखेंगे यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये 2 OH ग्रुप है, ये अनस्टेबल है, ये डिहाइड्रेट कर जाएगा और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3CHO। दूसरे वाले में ऑलमोस्ट सिमिलर केस है, यहाँ पे 3 OH ग्रुप है जिसमें से 2 चले जाएंगे तो ये डिहाइड्रेट कर जाएंगे और ये बन जाएगा CH3COH। तीसरा वाला मॉलिक्यूल आपके लिए एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसको आप डेफिनेट से याद रखें। इस मॉलिक्यूल को बोला जाता है क्लोरल। और क्लोरल के अंदर जो 2 OH ग्रुप है ये स्टेबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं इसे और अच्छे से शोकेस कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्लोरम में ये स्टेबिलिटी ले लेता है। और भी कुछ केसेस रहता है, निनहाइड्रिन का केस रहता है, फ्लोरल का केस रहता है। तो आप 2-3 केसेस याद रखें, स्पेशली क्लोरल और फ्लोरल का केस याद रखिए। ठीक है, और बाकी में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये डाइहाइड्रेट जो रहेगा ये स्टेबल रहेगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तो ये रिएक्शन अब मैं देख रहा हूं अभी तक 5 FLT हो चुके हैं, बहुत सारे पार्ट टेस्ट हो चुके हैं और ये रिएक्शन बहुत सी बार रिपीट की गई है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग कुचरोव रिएक्शन। ये 1% H2SO4 के साथ की जाती है, 1% HgSO4 के साथ की जाती है। आपको परसेंटेज भी याद नहीं रखना, आप ये याद रखिए HgSO4 अलॉन्ग विद H2SO4 एक ट्रिपल बॉन्ड पे। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि C डबल बॉन्ड हो उस साइड पे क्रिएट होगा जहां पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। इस मॉलिक्यूल को बना लिया जाए पहले अच्छे से। बनाने के बाद आप इसको ये देखेंगे कि यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आया है और यहाँ पे भी डेल्टा प्लस आया है, 2 जगह डेल्टा प्लस आया है। और जहां डेल्टा प्लस ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे C डबल बॉन्ड O क्रिएट होगा। ठीक है, बेसिकली मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वी डोंट वांट टू गो इनटू द मैकेनिज्म नाउ। तो यहां से आप देख रहे हैं ये वाला प्लस आई इफेक्ट लगा सकता है इसके ऊपर
और प्लस आई नहीं प्लस एच भी सप्लाई कर सकता है। हम लोग तो एक स्टेबिलिटी का तरीका देख रहे हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज को समझिए, एक्चुअली में प्लस एच नहीं लगने वाला। हम लोग प्लस वो डेल्टा प्लस चार्ज की स्टेबिलिटी को देखने के लिए कुछ इफेक्ट्स बता रहे हैं। तो अभी के लिए प्लस आई बोल सकते हैं और वहां नो इफेक्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ये वाला डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जब ये रिएक्शन होगा तो फाइनली मुझे प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये मेरा आंसर रहने वाला है। सो अब मैं ऑप्शंस में देख सकता हूँ, और यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए लगा के आ गए। ठीक है, ये देखिए बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। सो ऑप्शन सी जो रहने वाला है वो एक करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खुदरे एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम यहां पर हमारे FLT टेस्ट का केमिस्ट्री 66 क्वेश्चन से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। अब तक आपने 65 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव इन आइसोसाइनाइड? निम्न में से कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिससे हमें आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा? तो आइए चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे फर्स्ट रिएक्शन एक एल्किल हैलाइड है और सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन दी गई है। तो हमारे पास यहाँ एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जब हम सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो हमारे पास क्या एक आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, और अगर यहाँ पोटेशियम साइनाइड लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिएक्शन से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने वाला साइड है वो N होगा, और यहाँ पर रिएक्शन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से AgBr अलग हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन की बात करता हूँ, तो ये हमारा एक फेमस रिएक्शन है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, जिसमें क्लोरोफॉर्म बेस के साथ प्राथमिक एमीन की क्रिया कर क्या हम लोग जनरली यहाँ पर एल्किल और फेनिल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। ठीक है, साथ में हमारा यहाँ से 3KCl 3 वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा। ठीक, अगली रिएक्शन की बात करें तो ये हमारा अमाइड का क्या है भाई, यहाँ पर निर्जलीकरण होता है। P2O5 क्या एक निर्जली कारक है, तो यहाँ से जब हमारे पास क्या एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन वाटर के रूप में अलग होंगे तो इस रिएक्शन से हमारा आइसोसाइनाइड ना बनकर क्या साइनाइड बनने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो रिएक्शन हो गई जिससे हमारा आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, साइनाइड। तो हमें यही पूछा गया है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है सी। ठीक, अगली जो हमारी क्वेश्चन है देखें, तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्किन्स रिएक्ट फास्टर विथ H2 अंडर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशंस। ठीक है, हमको पूछा जा रहा है कि निम्न अल्काइन में से सबसे तीव्र हाइड्रोजन द्वारा उत्प्रेरक के साथ हाइड्रोजनीकरण मिलेगा। तो हम सब जानते हैं कि एल्कीन के डबल बॉन्ड पर जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप है मतलब वहां त्रिविम्ब बाधा उतनी ज्यादा है, और जिस अल्कीन के लिए त्रिविम्ब बाधा हमारे पास ज्यादा होती है क्या हमें उसके लिए रिएक्टिविटी कम इस हाइड्रोजनीकरण के लिए मिलती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट एल्कीन है यहाँ पर सर्वाधिक त्रिविम्ब बाधा है, मतलब इसके लिए हाइड्रोजनीकरण सबसे कठिन होगा, या कहें कि ये लेस रिएक्टिव होगा। अब मैं बी की बात करूं तो बी ऑप्शन के अंदर हमारे पास सिस फॉर्म है और दो अल्काइल है। यहाँ पर त्रिविम्ब बाधा तो है बट अभी हमारी त्रिविम्ब बाधा इतनी अधिक नहीं है कि ये सबसे लेस रिएक्टिव हो पाए। ठीक, अब हम सी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप हमारे एल्कीन के डबल बॉन्ड पर है, तो ये बी ऑप्शन से ज्यादा त्रिविम्ब बाधा रखता है, मतलब उसकी कंपेयर में लेस रिएक्टिव है। अब डी की बात करें तो हमारे पास डी ऑप्शन के अंदर भी क्या दो अल्काइल ग्रुप है बट ये एक ही कार्बन पर है, अर्थात ये हमारा जेम रूप है, और
ऊपर वाला जो हमारा बी ऑप्शन है क्या वो सिस है? तो सिस और जेम में बात करें तो जेम की त्रिविम्ब बाधा ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर दो अल्काइल ग्रुप आ गया। मतलब इन दोनों में अगर मुझे किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा कहना है तो वो सिस है। सिस का हाइड्रोजनीकरण क्या हमें जेम की तुलना में आसानी से प्राप्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर विल बी क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अणुसूत्र C5 एस्टेन में संभवित निम्न में से कौन सा यौगिक ओजोनी अपघटन करने पर हमको क्या देगा? एसीटोन। इस बात पर गौर करिएगा, है ना। कई बार हम प्रश्न ठीक से नहीं रीड कर पाते, तो क्वेश्चन का हमको जवाब आते हुए भी हम सही आंसर नहीं चुन पाते। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से, और आपको लगता है कि यहाँ कुछ स्पेशल बात छुपी हुई है, तो उस पर अंडरलाइन या सर्कल करके अपने क्वेश्चन को पढ़कर अपना आंसर ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है विच ऑफ द कंपाउंड्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 एस्टेन इल्ड एसीटोन एंड ओजोनोलिसिस। तो हमको चाहिए एसीटोन। तो आइए फटाफट हम स्ट्रक्चर बनाएं और उसका ओजोनी अपघटन कर प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो हमारे पास है पहला 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन के लिए हमने 4 कार्बन में फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड ले लिया, और हमें मालूम है इसकी नंबरिंग हमें 1 से लेफ्ट टू राइट ले जाना है। यहाँ पर हमारा 3 पर मिथाइल है। ठीक, अब हम सेकेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। साइक्लोपेंटीन मतलब 5 कार्बन की हमारी रिंग है, जिसके पास हम कहीं भी 2 कार्बन के लिए डबल बॉन्ड ले लेते हैं। अब आता है हमारे पास 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो हमने फिर से 5 यहाँ पर 4 कार्बन की एक चेन ली, जहाँ पर पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड, यहीं से नंबर डाला, और यहाँ पर सेकेंड पर हम लोगों ने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब हमारा फोर्थ क्या है? 2 ब्यूटीन। तो हमने 4 कार्बन की चेन में सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगाया, और हमें कहा जा रहा है 2 मिथाइल। तो यहाँ पर हमने क्या एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या ओजोनोलिसिस कर प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक होगा तो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर हमारा एक H है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बांटते हैं हम लोग, तो यह भी हमारा एक एल्डिहाइड है। मतलब ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, दोनों ही एंड से एल्डिहाइड आ रहा है। फिर यहाँ पर बात करें, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, इतना हम जानते हैं, 3 बॉन्ड है मतलब चौथा हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाला, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाला, दोनों ही कॉर्नर से CHO बना है, मतलब हमारा यहाँ पर भी एसीटोन नहीं है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड ऑप्शन की। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ब्रेक करा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन डाला, एक यहाँ पर डाला। ठीक, यहाँ पर एक साइड फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, एक साइड हमारा कीटोन बन रहा है। पर कीटोन में ये जो कीटोन बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ब्यूटेनोन, मतलब 4 कार्बन का कीटोन है, जो कि हमारे लिए एसीटोन नहीं है। मतलब ये आंसर भी, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक, अब आ जाएं डी ऑप्शन पर, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एक हमारा यहाँ वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ पर हम बात करें इस जगह पर, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो हमारे पास इस एंड पर क्या कीटोन बन चुका है, और वह भी 3 कार्बन का, जो कि क्या होता है? एसीटोन होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो टी। तो आपको क्या करना है, ओजोनोलिसिस में जो बनाना है उसको दिए गए स्ट्रक्चर से लिखकर डबल बॉन्ड को ब्रेक कर उन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगाकर अपने प्रोडक्ट में देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक असेसन रीजन टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? तो बेंजीन तथा हेक्सा ड्यूट्रो बेंजीन की नाइट्रीकरण दरें भिन्न है। कारण दिया है, कार्बन ड्यूटेरियम आबंध की तुलना में कार्बन हाइड्रोजन आबंध प्रबल है। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है, अगर हम बात करें वहां पर
नाइट्रीकरण की, हेलोजिनीकरण की, या हम और भी कुछ यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो है फ्लोरीनीकरण या ब्रोमीनीकरण होता है, हम इनके लिए जब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन की दर देखते हैं, ये 4 तरह के बताए हैं। 2 प्रतिस्थापन यहाँ पर थोड़े डिफरेंट तरह से काम करेंगे, है ना। तो हमारा जब इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन किस किस के साथ होता है, तो हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर हमारा जो है फ्लोरोनीकरण या कहें कि ब्रोमीनीकरण 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 या कहें कि नाइट्रीकरण, इन तीनों इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के लिए आपका कोई भी तरह का क्या हाइड्रोजन समस्थानिक हो बेंजीन के साथ, इन सब के लिए रेट क्या होती है आपकी बराबर। ठीक है, चाहे हमारा सामान्य हाइड्रोजन हो, चाहे ड्यूटेरियम हो, चाहे ट्राइटियम हो, सारों के लिए दर कैसी होती है बराबर। परंतु अब सर ये दर बराबर क्यों होती है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है वो अनुत्क्रमणीय होता है, सिंगल डायरेक्शन वाला होता है। तो यहाँ पर हमारी ये जो सारी हाइड्रोजन समस्थानिकों के लिए दरें हैं वो सेम होती है। परंतु यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन में सल्फोनीकरण दिया जाए, क्या दिया जाए, सल्फोनीकरण या आयोडीनीकरण, सल्फोनीकरण या कहें कि बेटा क्या मिले, आयोडीनीकरण, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन है ये उत्क्रमणीय प्रकार के हैं। ठीक, मतलब इनका रिएक्शन क्या दोनों डायरेक्शन में होता है, और इनके लिए हमारे पास जो इस प्रतिस्थापन का ऑर्डर है जो यहाँ इक्वल है वो इक्वल नहीं होता। तो सर फिर यहाँ क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास उस हाइड्रोजन के लिए प्रतिस्थापन ज्यादा होगा जहां पर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पीक होगा, और वो जनरली किसका है, हाइड्रोजन का। तो इसके लिए जो हमारे पास रिएक्शन ऑर्डर होने वाला है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कारण क्या देना है उसका, कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हमारा ड्यूट्रॉन में वीक बॉन्ड कौन सा है, तो कार्बन हाइड्रोजन का, इसलिए क्या ये वीक होने के कारण अधिक रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी किसकी हम ज्यादा कह रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, कारण है वो हमारा क्या एक वीक बॉन्ड है इस कंपैरेटिव कार्बन ड्यूट्रॉन बॉन्ड के। तो ये हमारा कैसा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रीजन हो गया। तो अब हमारे पास जब भी कोई भी यहाँ पर बेंजीन के लिए इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन आता है तो किसके लिए रेट बराबर देखना है, किसके लिए अधिक या कम देखना है, तो आपके सामने स्क्रीन पर उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक, तो अगर क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, नाइट्रोनीकरण होता है तो यहाँ पर ऑर्डर सबके लिए इक्वल है, और अगर यहाँ पर सल्फोनीकरण, आयोडीनीकरण है तो रेट का ऑर्डर अलग है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारी उत्क्रमणीय रिएक्शन होने के कारण क्या हमारा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ वीक होगा वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा शो होगी, जहां स्ट्रांग होगा वहां कम होगी। तो अब हम अपने आंसर को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बेंजीन में हेक्सा ड्यूट्रो बेंजीन की नाइट्रीकरण की दरें भिन्न होती है, तो ये गलत हो चुका है क्योंकि सेम होती है। ठीक, कार्बन ड्यूट्रॉन आबंध की तुलना में कार्बन हाइड्रोजन आबंध प्रबल होता है, ये भी गलत है क्योंकि प्रबल कौन है, कार्बन ड्यूट्रॉन है ना, ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास दोनों ही चीजें गलत हो चुकी है। तो इसका करेक्ट जो हम ऑप्शन चुनने वाले हैं वो कौन सा है, यदि कथन व कारण दोनों असत्य है। ठीक, तो इसका डी हमारे लिए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन हमारा एक IUPAC नेमिंग क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो हम लोग सारे लोग जानते हैं कि कॉर्नर और जहां पर लाइनें एक दूसरे को क्या करती आकर टच करती है वहां हमारे लिए कार्बन होता है। तो ये हमारा क्या कार्बन 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 हो गया। तो यहाँ पर क्या कार्बन के साथ हमारा अम्ल हेलाइड फंक्शनल ग्रुप हो गया।
अब इसके साथ लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमारा PFG हो चुका है इस कंपाउंड के लिए, और ये हमारी PCC हो गई, और ये हमारा क्या हो चुका है, प्रतिस्थापी समूह। तो अब हमारे पास इसके लिए जो चेन बनी है वो 5 कार्बन की, और 2 और 3 पर हमारे क्या 2 अल्काइल प्रतिस्थापी हैं। ठीक, तो इनके नाम दे लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी के नाम देते हैं, तो 2 3 क्या हो जाएगा, डाइमेथिल। ठीक है, और 5 कार्बन की PCC के लिए पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है तो N, और इसका हमारा जो एसिड हैलाइड का अनुलग्न है, सफिक्स है, ऑयल हैलाइड, तो यहाँ पर Cl है तो ऑयल क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमेथिल पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इस तरीके से इस कंपाउंड का IUPAC बनेगा। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक कार्बन की चेन है जहां पर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कार्बन के संकरण अवस्था को हमें बताना है। तो हमने बहुत अच्छे सीख रखा है, कार्बन के लिए अगर 4 सिग्मा और 0 पाई तो हम कार्बन का संकरण sp3 बताते हैं। कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई sp2 संकरण बताते हैं। कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई क्या sp बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला कार्बन है, क्या इसके पास 2 सिग्मा 2 पाई है, तो sp संकरण में है। तीसरे नंबर के कार्बन के पास 4 सिग्मा है, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा sp3। कार्बन नंबर 5 के लिए 3 सिग्मा 1 पाई है, तो इसके लिए संकरण हो गया sp2। तो ऑर्डर में क्या आएगा, sp sp3 sp2, जो कि हमारा डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक दुर्बल क्षार है। ठीक, तो हमारे पास एक एमीन के लिए क्षारकता कब ज्यादा और कब कम होगी, तो इसका एक सिंपल सा हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है कि कोई भी एमीन से अगर लोन पेयर आपको आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो वो एक अच्छा प्रबल क्षार है। अगर लोन पेयर आसानी से आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वह एक दुर्बल वीक क्षार है। ठीक है, अब सर ये कब आसानी से मिलेगा, कब आसानी से नहीं मिलेगा, अगर आपका एमीन का नाइट्रोजन लोन पेयर जो है रिजोनेंस में आ जाता है तो वह आपको आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। उस स्थिति पर आपको उसे एक वीक बेस दुर्बल क्षार देखना है। तो आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास पहला जो है बेंजाइल एमीन है, और बेंजाइल एमीन के लिए हमारा जो यहाँ पर NH2 का लोन पेयर है ये रिजोनेंस में नहीं है, मतलब ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा एक बार फिर से बेंजाइल सेकेंडरी अमाइन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या पुनः ये जो हमारा अमाइन का क्या है बेटा, लोन पेयर, ये फिर से आपको क्या रिजोनेंस में नहीं मिला है, आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के लिए। तो थर्ड ऑप्शन में हमारे पास क्या CH2 के साथ एक -I ग्रुप लगा कर दिया गया है, और यहाँ पर हमारे पास क्या एक एलिफेटिक अमाइन आया है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ ऑप्शन के लिए CH3, यहाँ पर NH, और साथ में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एज ग्रुप लगा है। ठीक है, तो अगर हम इन सब में बात करें तो यहाँ पर सबसे वीक बेस हमको कहाँ से मिलेगा, पहले चेक कर ले कहीं एमीन का लोन पेयर रिजोनेंस में है क्या। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है। किंतु डी ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो ये लोन पेयर का यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर वाला कंजुगेशन बन रहा है, मतलब यहाँ पर आपको इस लोन पेयर के लिए क्या रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये लोन पेयर आपको आसानी से अवेलेबल नहीं होने वाला है, अर्थात ये एक आपका वीक बेस बन चुका है, जो कि क्या डी करेक्ट है, रीजन आपको बताया गया है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रबल अम्ल है। ठीक है भाई, तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता का क्या कंसेप्ट पढ़ा है
ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये हमें H+ डोनेट कर क्या अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब ऐसा कर इसका हमको मिलता है नेगेटिव आयन कार्बोक्सिलेट आयन। तो हमने अम्लीयता के लिए क्या एक सिंपल सी बात लिखी, अम्लीयता समानुपाती कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व। कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व जितना ज्यादा होगा हमारे पास क्या अम्लीयता एसिड के लिए उतनी ज्यादा होगी। और कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व हमने -I प्रभाव के क्या समानुपाती देखा और +I के क्या देखा, व्युत्क्रमानुपाती। ये हमारे पास क्या इसके लिए यहाँ पर कुछ रिलेशन हमने बनाए हैं। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पर अम्लीयता देखना है तो उसका मैं सीक्वेंस लिख देता हूं। सबसे ज्यादा आपको क्या देखना है, यहाँ पर -M जहां पर होगा वहां अम्लीयता ज्यादा, -M नहीं हो -I, फिर ऐसे लोग जिन पर कोई समूह ना हो, और फिर हमारे पास आएगा इसके बाद +I, फिर +H और फिर आ जाएगा +M। ये हमारा क्या इसका रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये इसके लिए क्या है, रिलेशन। ठीक है, चलिए देखो, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनका क्या कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। सभी का H+ डोनेट कर कार्बोक्सिलेट आयन बना लेते हैं। और अब इस कार्बोक्सिलेट आयन के लिए फिर हम इफेक्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर CH3 COO- है फर्स्ट में। सेकंड में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ COO- है। ठीक है, यहाँ थर्ड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर C6 हमारे पास H4 है, तो इसका भी रिंग हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिंग के लिए मेटा पोजीशन पर OCH3 आ चुका है COO-। और फिर हमारे पास लास्ट फिर से बेंजीन रिंग है, पेरा पोजीशन पर हमारा OCH3 ग्रुप लगा है और यहाँ हमारा ये हो गया कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ तो +I इफेक्ट आ रहा है कार्बोक्सिलेट आयन के लिए, और यहाँ पर हमारे पास सेकंड के लिए कोई ग्रुप नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर थर्ड के लिए हम बात करें, तो हमारे पास थर्ड में क्या हमारा एल्कोक्सी ग्रुप मेटा पोजीशन पर है। इस पोजीशन के लिए इसका कौन सा इफेक्ट आएगा, -I इफेक्ट आएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमारा वही एल्कोक्सी ग्रुप किस पोजीशन पर आ गया है, पेरा पर, तो पेरा पर इसका आता है +M। ठीक है, तो अब हम हमारे ऑर्डर से देख लेते हैं। +I से तो अम्लीयता कम होगी, यहाँ कोई समूह नहीं है। यहाँ पर हमारा -I समूह है जो कि इसकी एसिडिटी को बढ़ाने वाला है। यहाँ पर +M है जो कि इसकी एसिडिटी में और अधिक कमी लाएगा। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन से हमारा अत्यधिक अम्लीय समूह पहचाने, तो क्या हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलेट आयन क्या एक -I समूह के साथ है जो कि उसके लिए अम्लीयता को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा सी। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन हमारा एक RS कॉन्फ़िगरेशन पर है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले चेक कर लें कि हमारा PCC क्या वर्टिकल है। तो बिल्कुल हमारा PCC वर्टिकल है, और हमारा ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, और ये हो गया फोर्थ कार्बन। ठीक है, अब हम यहाँ पर कायरल कार्बन पर प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। हमारा सेकंड थर्ड क्या है, कायरल कार्बन है। इसके लिए प्रायोरिटी अगर लिखें तो ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले थर्ड कार्बन पर भी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। तो थर्ड कार्बन पर हमारा यहाँ पर 1 हो गया, ऊपर हमारा सेकंड हो गया क्योंकि कार्बन से क्लोरीन लगा है, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। ठीक, अब हम इसका रोटेशन चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ 1 से चले 2 पर, 2 से चले 3 पर, हमारा रोटेशन कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज तो आ रहा है जिसका हमने R लिखा, पर हमारा गोल्डन रूल बताता है कि जब हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप न्यूनतम प्राथमिकता समूह
अगर कहा हो हॉरिजॉन्टल पर तो जो भी रोटेशन निकल कर आता है उसको आप क्या कर दो, चेंज। तो हमारा 2 पर क्या हो गया, एस। ठीक, अब हम नीचे वाले के लिए चेक करते हैं, तो इसको भी 1 से ले गए 2, 2 से ले गए 3, ये भी कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज। पर इसके लिए भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है भाई, हमारा हॉरिजॉन्टल पर। तो हमारा रोटेशन निकला था आर, पर हमारा गोल्डन रूल के अनुसार क्या लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, तो क्या हो जाएगा 3, को भी एस कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या बहुत आसानी से कॉन्फ़िगरेशन देख पाए, जो कि हमारा क्या है, बी। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पर है तो आप पहले रोटेशन निकाल ले और अंत में उसको चेंज करा दे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा ज्यामिति समावयवता दर्शाता है निम्न में से यौगिक, हमको पहचानना है। तो सिंपल, हम सब जानते हैं जब अल्कीन हो तो ज्योमेट्री के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारा दोनों ही sp2 कार्बन जो है दोनों अपने ग्रुप को डिफरेंट रखता हो, ऐसे एल्कीन से हम ज्यामिति समावयवता देखते हैं। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो चुके हैं, मतलब यहाँ से Gi नहीं आएगा। बी ऑप्शन के लिए बात करूं तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के लिए इस कार्बन पर क्या हमारे दोनों ग्रुप क्या हो चुके हैं भाई साहब, सेम हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ज्योमेट्री या ज्यामिति समावयवता नहीं आएगा। ठीक, अब हम इसको किसके सापेक्ष देखें, हम एकल बंध के सापेक्ष अगर साइक्लोएल्केन के लिए देखें तो हमारे पास साइक्लोएल्केन में कम से कम 2 ऐसे sp3 कार्बन होना चाहिए जो डिफरेंट क्या ग्रुप से लगे हो। तो हम साइक्लोएल्केन में भी Gi ले सकते हैं, बट यहाँ ऐसा कोई हमारे पास 2 sp3 कार्बन नहीं है, केवल सिंगल है, इसलिए हम इसको सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन। अगर ऐसा एक और sp3 कार्बन आ जाता जो 2 डिफरेंट क्या ग्रुप के साथ होता तो हम इसको साइक्लोएल्केन के लिए Gi कर सकते थे, बट ऐसा यहाँ पर है नहीं, तो हमें डबल बॉन्ड के सापेक्ष ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे पास सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए तो दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। बट अब हम इस वाले कार्बन की बात करें तो इस वाले कार्बन के लिए हम कैसे चेक करते हैं भाई, तो इस वाले कार्बन के लिए हम यहाँ से और यहाँ से दोनों कार्बन से चलकर क्या उस कार्बन पर पहुंचते हैं जहां पर दोनों क्या मिलने वाले हैं। अब ये जहां भी जिस कार्बन पर मिले उससे पहले आपको कहीं भी रास्ते में या बीच वाले कार्बनों पर डिफरेंस चाहिए, तो आप कहोगे कि यहाँ पर क्या दोनों इसकी जो कार्बन से लगे संयोजकता के समूह भिन्न हैं। मैंने क्या कहा कि हमें इस कार्बन के लिए पहले इस एंड से और इस एंड से तब तक चलना है जब तक कि वो दोनों किसी कार्बन पर आकर मिल ना जाए, और वो जिस कार्बन पर मिले उससे पहले अगर कहीं इसमें भिन्नता आती है तो वो ग्रुप डिफरेंट है, और उस मिलने वाले कार्बन पर पहुंचने तक कोई भी डिफरेंस नहीं आता तो वे ग्रुप सेम है। ठीक, तो ये ये दो कार्बन को चलकर क्या यहाँ मिल रहे हैं। अब इधर से चलकर आना, इधर से चलकर आने पर कोई भी डिफरेंस नहीं उत्पन्न हुआ है, मतलब यहाँ पर इसके दोनों ग्रुप सेम है, यह भी Gi शो नहीं करता है। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब इस कार्बन के चेक करते हैं तो ये दोनों चलकर जब आएंगे तो क्या इस कार्बन पर अपने आप को क्या ये दोनों यहाँ पर आकर मिलेंगे। ठीक है, अब इन मिलने वाले कार्बन से पहले इनका जो भी पाथ है अगर वो डिफरेंट है तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन 2 हाइड्रोजन, पर यहाँ कार्बन हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप है, मतलब दोनों मार्ग कैसे हैं, अलग। तो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, डिफरेंट। और जब ये डिफरेंट है तो क्या इस अरेंजमेंट में आ चुका है, और ये अब हमारे लिए Gi शो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है,
एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक, तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है भाई, किसी भी अभिकारक की जो एवरेज एनर्जी है उसमें हम बाहर से इतनी ऊर्जा डाल लें कि वो अपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पर पहुंच जाए और उसे पार कर क्या अपना प्रोडक्ट बना ले। ठीक, तो ये जो अतिरिक्त ऊर्जा डाली गई है क्या वही हमारे लिए उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अभिक्रिया के दौरान निष्कासित ऊर्जा नहीं कहा जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। उत्पन्न ऊर्जा जब सक्रियित संकर बनता है, ये भी हमारे लिए गलत स्टेटमेंट है। अभिक्रिया की ऊर्जा जो अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा हो, बिल्कुल हमें उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी गई है जिससे वह अपनी एवरेज एनर्जी के साथ उसे मिलाकर अपनी एक न्यूनतम ऊर्जा को प्राप्त कर अपना उत्पाद बना पाए, उस अतिरिक्त ऊर्जा को ही क्या हम लोग उसकी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी होने वाला है। ठीक है, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखें। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए अणुओं के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर द मिनिमम एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ इंटर इनटू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो भाई हमारे पास वो जो एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा जिसको हम कह रहे हैं वो है दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब दहली ऊर्जा क्या है, तो दहली ऊर्जा अभिकारक के पास जो उसकी औसत ऊर्जा है, एवरेज एनर्जी है, उसके साथ हम जब उसको बाहर से क्या कुछ जो एनर्जी की क्या कमी है जो उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी को बनाने के लिए चाहिए, वह उसको हम जिस फॉर्म में देते हैं वह उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी का सम क्या उसके लिए दहली ऊर्जा कहलाती है, और इस ऊर्जा के साथ वो अपने लिए क्या अपना प्रोडक्ट बनाता है। ठीक, और क्या उसे हम उसकी रासायनिक अभिक्रिया को होने वाली न्यूनतम ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगला अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वह है, एक विद्युत अपघटनी सेल में धारा, द एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेंट फ्लो फ्रॉम। तो हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है पहले समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट इस तरीके से हम भर के रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या इसके अंदर दो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जो कि हमारे लिए एक तो होता है कैथोड, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड के फॉर्म में होता है, और इस कैथोड पर हमको मिलने वाला है अपचयन। ठीक है, अब दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या यहाँ एनोड होता है, जो कि हमारे लिए यहाँ पॉजिटिव होता है, जिस पर हमें यहाँ पर ऑक्सीकरण मिलने वाला है। ऑक्सीकरण मतलब यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को क्या डोनेट कराए जाएंगे। तो हमारा ये जो इलेक्ट्रोड है, इससे मीडियम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को क्या कैथोड की ओर फ्लो कराया जाता है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर क्या एक वायर लगा होता है जिस पर हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा आंतरिक परिपथ से क्या एनोड टू कैथोड की ओर फ्लो होता है, और इसके अपोजिट बाह्य परिपथ में हमारा जो धारा का प्रवाह है वो कैथोड से किस ओर होता है, एनोड की ओर। ठीक है, मतलब हमारे इस विलयन के अंदर एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण अर्थात इलेक्ट्रॉन को दान कराया जा रहा है, जो कि कैथोड अपचयन कर ग्रहण कर रहा है, और कैथोड से धारा का फ्लो क्या एनोड पर हो रहा है। तो इसका हमारा आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्या है, बाह्य परिपथ से कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होती है, पहला ही हमारा आंसर हो चुका है। बाकी चाहे ना पढ़े तो भी चल जाएगा, क्योंकि बाह्य परिपथ से हमारी जो है धारा का प्रवाह किधर की ओर हो रहा है, कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, चलिए आगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है POH 7 - 0.5 pK
plus 0.5 pkb is true from which pair of cation and anion? तो भाई साहब हमारे पास क्या सॉल्ट के लिए 3 तरह का पीएच फॉर्मूला होता है, मतलब हमारे पास लवण के पीएच को ज्ञात करने का क्या 3 तरह का हमने फॉर्मूला लिख रखा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किस तरह के सॉल्ट के लिए, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो। इस तरह के सॉल्ट का पीएच फॉर्मूला हमने लिखा है 1/2 pKw प्लस यहाँ पर हमने pKa और यहाँ पर प्लस log C। क्लियर? ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक किसका, एसिड का। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात कर लें तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा था pH 1/2, यहाँ पर pKw माइनस था pKb माइनस था log C। ठीक, लास्ट जो हमारा सॉल्ट का फॉर्मूला था यहाँ पर अगर हम बात करें तो वीक एसिड वीक बेस के लिए हमने पीएच फॉर्मूला लिखा है 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। ये 3 हमारे पीएच फॉर्मूले थे। ठीक, अब हम जो देख पा रहे हैं क्वेश्चन उसमें पीओएच दिया है। अब पीओएच दिया है तो हम सब जानते हैं कि ये जो भी प्लस वाले हमारे वैल्यू है वो माइनस में और माइनस वाले प्लस में आ जाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस होगा जब मैं इसे पीओएच के फॉर्मूले के रूप में लिखूंगा। ठीक, बट आपको चारों ऑप्शन में सबसे पहले ये देखना है कि आपका किस तरह का एसिड बेस है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है बेंजाइल, यहाँ पर एक एमीन दिया है जिसमें क्या वीक बेस है और एसीटेट आयन है। तो ये पहला जो है हमारा वीक एसिड वीक बेस टाइप का हमारा आयन है। क्लियर? दूसरा Na+Cn-, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के लिए हमारे पास आयन है। यहाँ पर फिर Al+3, तो ये वीक बेस का आयन है और Cl- क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है। फिर हम अमोनियम प्लस की बात करें तो यह भी वीक बेस का और NO3- क्या ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन है। ठीक, अब हमको ये बात तो सीधे सीधे समझ में आ रही है कि हमारे पास फॉर्मूले में पीके और पीकेबी है, जो केवल तभी पॉसिबल होता है जब एक वीक एसिड वीक बेस हो और हमारे इन तीनों पेयर में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये तीनों आयन के लिए तो ये फॉर्मूला नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है तो हमारा ए ऑप्शन के लिए, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस है। ठीक, तो मैं अब वीक एसिड वीक बेस का पीओएच अगर फॉर्मूला आपको बनाकर दे दूं तो pKw रूम टेम्परेचर 14 होता है, तो हम इसको क्या हाफ करा दें तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास ये 7 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्या इस हाफ का इनटू होगा, पर ये पीएच था तो माइनस के लिए 0.5 यहाँ पर क्या हो जाएगा pKa हो जाएगा। फिर ये माइनस का क्या हो जाएगा पीओएच के लिए प्लस 0.5 और क्या हो जाएगा pKb। ठीक, तो अब हमारे पास क्या वीक एसिड वीक बेस का पीओएच फॉर्मूला आ गया, जो कि करेक्ट ऑप्शन किसके लिए है, ए के लिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर हमारे जो आयन हैं वो वीक एसिड वीक बेस के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है देखें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 1 लीटर 1.0 m विलियन बनाने के लिए 3m H2SO4 का कितना आयतन आवश्यक होगा। तो बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, m1 v1 m2 v2 फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास 1m की मोलरिटी है, 1000 ml का हमारा वॉल्यूम है। इधर मोलरिटी हमारे पास 3m की है, मोलरिटी 3m की है, तो वॉल्यूम हम इसका देख लेते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सीधा 3 को डिवाइड करो 1000 से, यहाँ पर हमारे पास V2 निकल कर आ गया कितना 333.3 ml। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया 333.3 ml। तो यहाँ तक हमारे 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।
आगे के क्वेश्चन के लिए आपको नरेंद्र सर मिलने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, और टेस्ट सीरीज सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने देखा राजेश खुदरे सर ने और काजवाला सर ने आपको सॉल्यूशंस दिए। नाउ 81 से अब मेरा चांस, मैं आपको आगे बताने वाला हूं आज के पेपर के सॉल्यूशंस। सो व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1m(H3PO4) सॉल्यूशन? 1m(H3PO4) विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नॉर्मेलिटी होता है ना, वो नॉर्मेलिटी बराबर होता है n इंटू मोलैरिटी। n इंटू क्या होता है? मोलैरिटी। जहां पे ये जो n दिख रहा है, दिस n रिप्रेजेंट्स n फैक्टर। ये n रिप्रेजेंट करता है n फैक्टर को। और n फैक्टर कैसे निकालना है? आप H3PO4 को देखेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा। n फैक्टर, ये ट्राई बेसिक एसिड है। इट इज अ टाइप ऑफ ट्राई बेसिक एसिड H3PO4, जिसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड और दिस इज नोन एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ट्राई बेसिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो इसका जो n फैक्टर आएगा वो n फैक्टर बराबर 3 आएगा। आपको नॉर्मेलिटी निकालना है तो नॉर्मेलिटी बराबर 3 इंटू, है ना, मोलैरिटी दे रखा है इसका, दैट इज 1। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 3n। आंसर क्या आ जाएगा? 3n। सो आपका आंसर जो आएगा वो डी आएगा, डी दैट इज 3n। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 82 वाला मूल कॉन्सेप्ट का है। इक्वल मासेस ऑफ O2, H2 एंड CH4 आर टेकन इन कंटेनर, द रिस्पेक्टिव मोल रेशियो ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, एक O2 है, एक H2 है और एक है आपके पास CH4। तो मोल रेशियो निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स का, है ना, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं इसको एक मिनट फिक्स कर दूं, है ना, अदरवाइज आपको बीच में हो सकता प्रॉब्लम है ना। चलो, तो मोल रेशियो निकालने का बोला है। तो मोल रेशियो निकालने का तरीका क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन वेट बाय क्या होता है? GMM होता है, एंड दिस GMM इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और बोला इक्वल वेट है ना, सबका वेट क्या लेना है? इक्वल मासेस लेना है। तो इक्वल मासेस मान लो 1 ले लो, चलो, तो 1/32 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 1/16। बोलो आया समझ में? अब एक काम करें, आप इस पूरे को 32 से मल्टीप्लाई कर दें। मोल रेशियो बोला था ना, इक्वल मासेस बोला है, बोला कि इक्वल मास, इक्वल मास, इक्वल मास लिया है। बात समझे? कैसा मास लिया है? इक्वल। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन वेट बाय कितना है? GMM। तो मैंने जब इसको 32 से करना है तो मैं पूरे को जब करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1:16 और 2। तो 1:16:2, दैट इज कौन सा आंसर? ए आंसर। क्लियर? 82 क्वेश्चन वेरी सिंपल, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं। द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4Fe(CN6)। K4Fe(CN6) के 0.5 मोल में उपस्थित कार्बन की संख्या, कार्बन का भार। तो मुझे यहाँ पे एक चीज क्लियर नजर आ रहा है कि जब मैं 1 मोल K4Fe(CN6) लिखता हूं, अब ध्यान से देखें, जब मैं 1 मोल K4Fe और क्या लिखता हूं? CN6, तो इसका मतलब मुझे मिल रहा है 6 मोल कार्बन। 6 मोल कार्बन मिल रहा है, बोलो। जब मैं 1 मोल K4Fe(CN6) लिखता हूं तो ये देखो ना, यहाँ पे ये 6 आ रहा था, 6 मोल कार्बन है। कितना मोल है? 6 मोल। तो 0.5 मोल अगर मैं लेता हूं, 0.5 मोल अगर ये लेता हूं, तो मुझे कार्बन जो मिलेगा वो X मिलेगा। बात है बिल्कुल सिंपल, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि जब मेरे को 1 मोल K4Fe(CN6) बोला है तो 6 मोल क्या मिल रहा है? कार्बन। तो 0.5 से क्या आएगा? X। तो X का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं यहाँ से, तो X का वैल्यू निकालूंगा तो 0.5 इंटू, बोलो कितना आ गया? 6। तो X इक्वल टू आ गया आपका 3 मोल, बोलो। और 3 मोल कार्बन बोला है, तो अगर मुझे मास ऑफ कार्बन निकालना है तो मास ऑफ कार्बन निकालने का क्या तरीका आएगा कि मोल इंटू कार्बन का GAM, GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास। तो 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू कितना ग्राम? 36 ग्राम। 3 इंटू 12 मतलब कितना ग्राम? 36 ग्राम। तो 36 ग्राम कार्बन इसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर? आंसर मेरा डी आएगा। 84 क्वेश्चन, असर्शन रीजन है। ओजोन O2 के अपेक्षा अधिक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ओजोन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओजोन इसलिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ओजोन की टेंडेंसी होती है कि वो अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है ना। ओजोन की टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है।
फिर बोला है ओजोन इज डायमैग्नेटिक ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ओजोन होता है डायमैग्नेटिक और O2 पैरामैग्नेटिक होता है। आप O2 का पैरामैग्नेटिज्म हम देखे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या इसी को अपन कहते हैं कौन सा कक्षक सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर देखें। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन सही नहीं है ना भाई। ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये कह रहे रीजन में ओजोन इज डायमैग्नेटिक बट O2 इज पैरामैग्नेटिक। स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसका आंसर आएगा इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यदि दोनों कथन कारण सत्य है किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे बी आएगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए 37 क्वेश्चन। ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन को आयनीकृत करना आसान है। इट इज इजियर टू आयोनाइज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम बिकॉज, है ना। तो भाई इसमें बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट अप्लाई होता है अपने पास में, और ये है कि जब अपन बात करते हैं, पहली बात तो अपन इसको समझते हैं, इट इज इजियर टू आयोनाइज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम बिकॉज, अब इन्होंने 3 रीजन दे रखे हैं। पहला रीजन दिया हाइड्रोजन इज लाइटर कंपेयर टू ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक गैस। भाई ये तो कोई भी करेक्ट नहीं, द स्टेटमेंट इज क्या है, इनकरेक्ट। आयोनाइजेशन करना है, आयोनाइज करना है तो वो डिपेंड करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए इन्होंने, है ना, ये जो तीनों, पहली बात तो जो स्टेटमेंट दिया वही गलत दे रखा है। इट इज इजियर टू आयोनाइज हाइड्रोजन एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम बिकॉज, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यही स्टेटमेंट ही क्या है, इनकरेक्ट है। बात समझे? तो इसका आंसर जो आएगा सीधे से डी आएगा। 38 की बात करता हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉरी 86 के 38 बोल रहा हूं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 अल्ट्रा वायलेट लाइट इज एमिटेड। ठीक है, n इक्वल टू 4 से मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूँ। n इक्वल टू 1 है, देन n इक्वल टू 2 है, देन n इक्वल टू 3 है, देन n इक्वल टू 4 है ना। लाइट कहीं से भी आए तो ये वाली सीरीज आपकी लाइमन सीरीज होती है। दिस इज लाइमन सीरीज, है ना, दिस इज लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहीं से भी हो तो ये लाइमन सीरीज कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं ये लोग कि जब ट्रांजिशन होगा N4 से N2 में, तो मैंने बोला ठीक है भाई N4 से N2 में करा लो, ये हुआ। तो N4 से N2 जो होता है उसको कहते हैं अपन बाल्मर सीरीज, है ना। दिस इज बाल्मर सीरीज N4 से N2, और बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन है, ये बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, प्रथम रेखा है। बाल्मर सीरीज की फर्स्ट लाइन है, प्रथम रेखा है, और ये बाल्मर सीरीज की सेकंड लाइन है। और पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल एक बाल्मर सीरीज होता है जो विजिबल रीजन में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ये नहीं कि आपको कलर याद करना था, कलर याद करने से कुछ नहीं लेना देना है। हमें ये बात ध्यान रखनी थी कि बाल्मर सीरीज इज द ओनली सीरीज विच इज फाउंड इन विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो अगर विजिबल रीजन में है तो आपको कलर नजर आएगा, यानी सीधी सी बात है। यहाँ पे देखे तो अल्ट्रा वायलेट, यहाँ पे देखे इंफ्रारेड, यहाँ पे नो कलर, तो मेरा आंसर जो आएगा वो बी आएगा। बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है ये कौन सी सीरीज में हो रहा है, बाल्मर सीरीज में, और बाल्मर सीरीज में होने के कारण आपको उसमें कलर नजर आएगा। ठीक है, चलो 87 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नाउ इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सीधे बता दे रहा हूं कि इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके देखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज काउंट होंगे उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूलर एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर कितना है, 16। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब अपन बात करते हैं तो मैं यहाँ पे जब बात करता हूं तो ओटी, है ना, the number of unpaired electrons in paramagnetic diatomic molecule of an element with atomic number, okay। तो O2 जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है ना। O2 जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और O2 का एटॉमिक नंबर 8 है अगर, है ना। O2 का एटॉमिक नंबर कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 आ रहा है। तो 8 आना मतलब ये अभी जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 16 आ रहे हैं, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 16। इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से किया जा सकता है। O2 है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, और हमें पता है कि जब 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम जब बात करते हैं कौन सी थ्योरी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, तो इस केस में आपके पास आते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
इस केस में आपके पास आते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये होता है पैरामैग्नेटिक। नाउ एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब वो बात कर रहे हैं सल्फर की, और सल्फर की बात करूंगा तो मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। डायटोमिक मॉलिक्यूल बोला है, O2 के जस्ट नीचे सल्फर होता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट में एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया है कि YS2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। YS2 पी ब्लॉक चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन दे रखा है कि YS2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि वो जस्ट नीचे आता है O2 के नीचे S2 और 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप यहाँ पे भी करेंगे जब कंपेयर, तो यहाँ पे भी आपको जो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2B आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 89 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। एक रासायनिक अभिक्रिया में होता है बंध का टूटना, बंध का निर्माण, परमाणुओं का पुनः व्यवस्थित होना। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, सभी कुछ होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें पुराने बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और एटम्स अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो सभी कुछ इसमें होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 की बात करता हूं। थर्मोडायनेमिक्स, एक ऊष्मा रोधी पात्र में ताप बढ़ाने के लिए एक द्रव को पेडल से विडोलित हिलाया जाता है। निम्न में से कौन सा सही है? इन अ क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन करना है तो रीड बिटवीन द लाइंस। बड़ा अच्छी कहावत है कि रीड बिटवीन द लाइंस टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। ठीक है, आपके पास एक ऐसा आइसोलेटेड इंसुलेटेड सिस्टम है, इंसुलेटेड, और यहाँ पे ऐसे पैडल व्हील लगा है, एंड ये पैडल व्हील को अपने को क्या करना है, घुमाना है। और ये इस प्रकार से है कि इसके अंदर ना तो एनर्जी बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है। दैट इज Q बराबर बोलो कितना है, 0 है। मतलब एडियाबेटिक टाइप का सिस्टम है ये। किस टाइप का सिस्टम है, एडियाबेटिक। और इसको मिक्स करा अपन ने तो Q बराबर 0 हुआ सबसे पहले, और जब मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0। डेल टी इज नॉट इक्वल टू 0 तो डेल यू भी इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ अब समझते हैं ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, होता है। नाउ इस प्रोसेस में डेल्टा यू जो है इक्वल टू आ गया 0 प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर बोलो कौन बना, डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर अगर डब्ल्यू बन गया है तो अपन देख सकते हैं कि डेल्टा यू तो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 0। डेल्टा यू बराबर इक्वल टू डब्ल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे दैट विल बी योर फर्स्ट आंसर, बिकॉज पहले इन्होंने कह दिया है कि क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर है। इंसुलेटेड है मतलब ना तो एनर्जी बाहर जाएगी और ना एनर्जी अंदर आएगी। दैट इज ये एक प्रकार का जो मेरे पास सिस्टम है वो आइसोलेटेड है, और जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। क्लियर, चलो 91 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। आयनिक त्रिज्याएं होती हैं, आयोनिक रेडियाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। भाई सीधी सी बात है, जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव जब भी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी मैं अगर दोनों को रिलेट करूं, प्रभावी नाभिक के आवेश को रिलेट करूं, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे मेरा बढ़ते जा रहा है, साइज वैसे वैसे एटम का कम होते जा रहा है। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से न्यूक्लियस जब जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पकड़ के खींचने की कोशिश करेगा तो साइज हमेशा क्या हो जाएगा, कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिक के आवेश के व्यत क्रमानुपाती होगा। 92 क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एंथैल्पी। ठीक है, समझते हैं। मेरे पास होता है G14, G15, G16 और G होता है 17। चारों ग्रुप को कंपेयर करके बता रहा हूं। यहां पे मेरे पास आता है कार्बन सिलिकॉन, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन। ये P2 है सेकंड पीरियड, ये P3 है सेकंड पीरियड, एंड P3 का डेल एच का वैल्यू P2 से हमेशा ज्यादा आएगा। बात समझे, डेल एच ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये बात को ध्यान रखना है कि डेल एच ऑफ P3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल एच ऑफ क्या है, P2। जो P3 होता है थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं
उनका ΔHEG का वैल्यू सेकंड पीरियड से हमेशा क्या आएगा, ज्यादा। मतलब कि कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन का आएगा, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस का आएगा, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर का आएगा, और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का आएगा। पहली बात। दूसरी बात, जब मैं इन ग्रुप्स को कंपेयर करता हूं तो ग्रुप्स को कंपेयर करूंगा तो G15 क्योंकि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है NH2NP3, तो वैल्यू सबसे कम, फिर G14, फिर G16 और फिर G बोलो क्या होता है 17। मतलब 17 ग्रुप के एलिमेंट्स का ΔHEG का वैल्यू सबसे ज्यादा। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के ΔHEG का वैल्यू सबसे ज्यादा। तो आपको तो कंपेयर केवल किसको करना है, 16 और 17 को। तो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, दैट इज आंसर कौन, सी। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का ΔHEG का वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा सेकंड पीरियड की कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए तो 92 क्वेश्चन के बाद में आगे बढ़ता हूं। 93 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर बोथ आयंस आर कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। फॉर कलर आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो Cu प्लस जो दिख रहा है यहाँ पे, इट इज 3d10, तो ये मेरा ऑप्शन गया। Ni2 प्लस देखता हूं और Ti2 प्लस देखता हूं, तो ठीक है, Ni2 प्लस देखता हूं तो निकल होता है 28, दैट इज 3d8 और 4s2 पर 2 प्लस लिखा है, तो Ni2 प्लस आ रहा है, तो मेरे पास 3d8 आएगा, 4s0 आएगा, मतलब कलर्ड, और ये भी कलर्ड आएगा, मतलब आंसर कौन है, बी है। स्कैंडियम प्लस 3 है, नहीं हो सकता स्कैंडियम प्लस 3, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज 21, 3d1 होता है, 4s2 होता है, और स्कैंडियम होता है +3, तो 3d0 होता है, और 4s भी क्या आता है, 0। बात समझे? तो मेरा आंसर यहाँ पे डायरेक्टली कौन आता है, बी आता है, जिसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ता हूं मैं 94 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन एग्जिबिट हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, एक एक करके देखते हैं अपन। ZnNH3 आ रहा है, होल 6 है, यहाँ पे 2 प्लस है। आप Zn पे चार्ज निकालें तो Zn आएगा 2 प्लस, Zn 2 प्लस आया, मतलब 3d10, 4s0, तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो केस खत्म, ये तो डायमैग्नेटिक हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। टाइटेनियम की बात करता हूँ अगले ग्रुप की, तो Ti आ रहा है, देन NH3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, देन 3 प्लस, तो टाइटेनियम आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 3 प्लस, तो टाइटेनियम 3 प्लस मतलब 3d1 4s0, मतलब n बराबर 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम देखता हूं मैं, तो क्रोमियम आ रहा है, NH3 आ रहा है, होल 6 आ रहा है, 3 प्लस आ रहा है, और क्रोमियम पे आ रहा है 3 प्लस, तो क्रोमियम पे 3 प्लस आना मतलब नॉर्मली इसको लिखते हैं 3d5 4s1, 3 प्लस आ रहा है, 3 प्लस आ रहा है तो 3d3 बनेगा, 3d3 4s0, मतलब n बराबर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया। देन आपके पास कोबाल्ट आ रहा है यहाँ पे, बात समझे, कौन आ रहा है, ये कोबाल्ट है ना। तो वो शायद कोबाल्ट मैंने पीछे कुछ 27 कुछ गलत बता दिया था शायद, है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मैं अपन करेक्ट कर लेंगे उसको। तो कोबाल्ट आ रहा है जो, तो कोबाल्ट आ जाएगा आपका, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस को, 27 है, नहीं सही बताया था, तो इट इज 27 है, तो 27 मतलब 3d7 4s2 आ रहा है ना, और यहाँ पे +3 आ रहा है, तो +3 आना मतलब 3d बोलो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और ये लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग है, तो d6 आ रहा है, तो यहाँ पे पेयरिंग के चांसेस बनते हैं, है ना, पेयरिंग के चांसेस 1 2 3 4 5 और एक 6, तो यहाँ पेयरिंग के चांसेस बनते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्गर लिगेंड है, तो आप देखो ये पेयरिंग हो गया, तो यहाँ पे भी n इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा क्रोमियम, जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट इज कितने, 3। बात समझे कि नहीं समझे? तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिज्म भी सबसे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 95 क्वेश्चन की बात करूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर रिएक्शन दिया हुआ है इस 16, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन Kp इज 16, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ओरिजिनल वॉल्यूम, देन Kp, भाई मेरे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है कि उसको ब्रह्मा जी का वरदान है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kp हो या Kc हो, इसको ब्रह्मा जी का वरदान है अपनी सरल भाषा में। इसको दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती सिवाय एक चीज के, टेम्परेचर।
आप कॉन्सेंट्रेशन बदल लो, आप प्रेशर बदल लो, आप वॉल्यूम बदल लो, आप कुछ भी बदल लो, आप कैटलिस्ट डाल दो, आप कैटलिस्ट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन क्या है, टेम्परेचर। तो वॉल्यूम तुम बढ़ा भी दोगे घटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो केपी का वैल्यू 16 है वो अभी भी कितना रहेगा, 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं 96 की तरफ, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि कंसीडर FeCl3 इन वाटर। तो FeCl3 को पानी में डाला तो बोला कि सोल्यूशन आपका कैसा मिल रहा है, बेसिक, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि FeCl3 बना होगा FeOH होल थ्राइस और HCl से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। बात समझे? तो बेसिक नहीं एसिडिक होगा। NH4Cl को पानी में डाला तो ये बना होगा मेरे हिसाब से, है ना। NH4Cl को पानी में डाला तो ये क्या कह रहे हैं, NH4Cl को माइनस तो एसिडिक बन रहा है ये। तो ये दिया हुआ है एसिडिक, मतलब ये बना हुआ होगा NH4OH और HCl से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कैरेक्टर नजर आएगा उसमें। अमोनियम एसीटेट बोला है तो अमोनियम एसीटेट इज लाइक दिस CH3CO NH4, दिस इज अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को ये लोग कह रहे हैं बेसिक, सॉरी एसिडिक कह रहे हैं, है ना। तो एसिडिक कहना मतलब CH3COOH और NH4OH। तो दादा ये तो दोनों ही वीक आ रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन है, दोनों ही वीक है ना। और Na2CO3 को, Na2CO3 को ये कह रहे हैं बेसिक, तो चेक कर लेते हैं। तो Na2CO3 पाया गया होगा NaOH से, और H2CO3 मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो बेसिक आएगा, तो बिल्कुल ये सही है। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा बी और डी, बी एंड डी करेक्टली मैच्ड है ना। बी वाले में एसिडिक मिलेगा और डी वाले में बेसिक मिलेगा। ठीक है, 97 क्वेश्चन की बात करता हूं। 0.1 m अमोनिया विलियन के 40 ml को 0.1 m HCl के 40 ml से मिश्रित किया गया, मिश्रण का pH है ना। 40 ml ऑफ 0.1 अमोनियम सोल्यूशन, बहुत इजी है यार। अमोनिया इज NH3, HCl ये है, दोनों से मिलकर मिल जाएगा मुझे NH4Cl। ये मेरे पास आ रहा है वीक बेस, ये मेरे पास आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये बन गया मेरे पास सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसके मिली इक्विवेलेंट निकालो ना, 40 इंटू 0.1 दैट इज 4 मिली इक्विवेलेंट, है ना, 4 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉर्मेलिटी में चेंज करके वो उतना ही है। और ये 20 इंटू बोलो कितना आ जाएगा, ये 0.1 नॉर्मेलिटी में चेंज करके, तो ये आ गया 2 मिली इक्विवेलेंट। तो इनिशियली ये 0 बना है, आफ्टर रिएक्शन क्योंकि ये कम है तो ये LR है, LR मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये बनेगा 2 मिली इक्विवेलेंट, है ना। और ये बचेगा 2 मिली इक्विवेलेंट और ये 0 बचेगा, देख लो, ये 4 था ये 2 था, तो वो 2 मिला और ये 2 मिला। तो अब तुम्हारे जो मिक्सचर में है वो दो चीजें बची। अब तुम्हारे मिक्सचर में जो है वो दो चीजें बची, एक तो बच गया तुम्हारे पास वीक बेस, एक बच गया सॉल्ट। वीक बेस और सॉल्ट बन गया, और ये एक टाइप का बेसिक बफर है। एक टाइप का कैसा बफर है, बेसिक बफर। तो बेसिक बफर में अगर मुझे पीओएच निकालना है तो पीओएच बराबर मैं लिखूंगा पी के बी प्लस लॉग ऑफ, है ना, सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन क्या लिखूंगा मैं, एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन क्या लिखूंगा, एसिड। सॉरी, बेस आएगा क्योंकि बेसिक है, बेस आएगा क्योंकि बफर इज बेसिक, बेस आएगा क्योंकि बफर इज कैसा है, बेसिक। तो पीओएच बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे पीकेबी का वैल्यू आपको दे रखा है 4.74 प्लस लॉग ऑफ, इधर भी 2 इधर भी 2, 2 से 2 log 1 0 गया, तो पीओएच मेरा आया 4.74। और मुझे पता है कि पीएच इक्वल टू होता है 14 माइनस पीओएच आया, तो पीएच बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4.74, है ना। 14 माइनस 7, तो ये आंसर आएगा आपका सी, दैट इज 9.26। बात समझे, कितना आंसर आएगा 9.26। दोनों के मिली इक्विवेलेंट निकाल के अपन ने क्या करना है, सॉल्व। क्लियर? चलो 97 के बाद में आगे बढ़ता हूं। 98 क्वेश्चन वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर है, एंड फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, बिकॉज माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा कैरेक्टर होता है, एसिडिक कैरेक्टर। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन,
फिर आयोडीन, तो आयोडीन तो है नहीं, विदाउट आयोडीन है, तो ये आ रहा है आंसर, दैट इज फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड विदाउट कोई ग्रुप। सो मेरा आंसर यहाँ पे डी आएगा, क्योंकि इन तीनों में लग रहा है माइनस आई इफेक्ट और इसमें कौन सा लग रहा है, प्लस आई। तो प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देता है। ठीक है, 99 क्वेश्चन की बात करूं, इस रिएक्शन में H2S अगर H2O2 से रिएक्ट कर रहा है तो ये प्रदर्शित करती है H2S H2O2 से रिएक्ट करके। तो आप देखो यहां से इधर चला, मतलब सल्फर ने हाइड्रोजन दे दिए, तो इधर हुआ लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जाना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अपने आप में हो गया कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन नजर आ रहा है यहाँ पे H2O2 का। H2O2 का कौन सा एक्शन नजर आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। HNO2 एक्ट एज ऑक्सीडेंट विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। भाई HNO2 का मतलब होता है नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड की जब बात करता हूं तो ये किसी को भी ऑक्सीडाइज करेगा तो ये NO बनाता है हमेशा, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरे ख्याल में इसका आता है HNO2 है, सॉरी दिस इज HNO2, है ना। तो HNO2 जो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये +3 है और यहाँ पे ये जा रहा है +2, है ना, +3 है, +3 से +2 जा रहा है। ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आपके पास केवल आंसर क्या बचता है, H2S। बात समझे, आपका जो HNO2 दिख रहा है वो रिएक्ट करता है H2S से, तो वो देता है S + NO। S प्लस क्या होता है, NO, मतलब ये अपने आप में किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्या मेरी बात समझे। बाकी दोनों जो दिख रहे हैं KMNO4 K2CR27 और Br2, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।